नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में 5 दिसंबर से सर्दी अपना असली रंग दिखाने वाली है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अब ठंड और बढ़ेगी और कई जिलों में शीतलहर का असर महसूस होगा। मतलब ये कि सुबह सुबह चुभन भरी हवा चलेगी और रात का तापमान और नीचे गिर सकता है। पिछले 2-3 दिनों में ही कई शहरों का तापमान 1 से 3 डिग्री तक गिर चुका है। सीकर, अलवर, चूरू और श्रीगंगानगर में तो तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। 3 दिसंबर को यह गिरावट और तेज होने की संभावना है। लूणकरणसर में 5.9 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में कई जगहें ऐसी ही ठंड झेलेंगी। हल्का कोहरा राजस्थान के कई शहरों में पहले ही धूप को कम कर चुका है। जयपुर, अजमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, इन सभी जगहों पर बीते दिन पूरी तरह धूप नहीं निकली थी। 4 दिसंबर को भी ज्यादातर शहरों में सूरज हल्की हल्की निकलेगी, यानी दिन में भी हल्की ठंड महसूस हो सकती है। मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए दिसंबर का महीना बेहद खुशी वाला साबित होने वाला है। बात दरअसल यह है कि इस महीने में लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त को जारी किया जाएगा। लेकिन इस बार किस्त की राशि 1250 रुपए की नहीं 1500 रुपए की मिलेगी। यदि आपने भी इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन जमा किया है और आपको हर महीने फायदा मिलता है, तो आपको योजना की 31वीं किस्त की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इस बार लाभार्थी बहनों को अलग से कितनी राशि मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश की निर्धन बहनों को राज्य सरकार की तरफ से हर महीने की 10 तारीख तक वित्तीय सहायता दी जाती है। इस तरह से हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि सभी लाभार्थी बहनों को अब तक 30 किस्तों का फायदा बैंक खाते में सीधे तौर पर मिल चुका है। तो यहाँ बताते चलें कि इस योजना के अंतर्गत नवंबर के महीने तक महिलाओं को 1250 रुपए की सहायता राशि महिलाओं को दी गई है। लेकिन अब 31वीं किस्त के रूप में महिलाओं को 1500 रुपए की धनराशि मिलेगी। इस तरह से महिलाएं पहले के मुकाबले ज्यादा वित्तीय सहायता प्राप्त करके अपनी कई तरह की घर की और बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। तो इस योजना का सबसे बड़ा और मुख्य फायदा यही है कि एमपी राज्य की महिलाएं अब आर्थिक रूप से पहले के मुकाबले मजबूत बन गई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2025 की शुरुआत में आवास योजना के सर्वे का कार्य शुरू करवाया गया था। योजना का यह सर्वे मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा या उससे नीचे के स्तर के हैं, परंतु अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उन सभी व्यक्तियों के सर्वे फॉर्म भरवाए गए हैं तथा उनके लिए उनकी पात्रता के आधार पर लाभ भी दिया जाने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को सोशल अकाउंट पर लिखा कि मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप के जरिए हर नागरिक की निजता का उल्लंघन कर उनकी जासूसी करने का केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार का प्रयास है। अशोक गहलोत ने अपने बयान में कहा, यह सर्विलांस राज का एक नया स्तर है। कोई भी नागरिक अपने मोबाइल से किससे बात करेगा, क्या बात करेगा, यह सब अब सरकार की जानकारी में होगा। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि यदि इसके लिए सुरक्षा कारणों की दलील दी जा रही है तो उसके लिए सर्विलांस के नियम कायदे पहले से मौजूद हैं। यह देश के सभी नागरिकों को डराने और ब्लैकमेल करने का प्रयास है। सभी नागरिकों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। संचार साथी ऐप एक साइबर सुरक्षा टूल है। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सरकार ने बताया था कि अगस्त 2025 तक यह ऐप को 50 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। सरकार का दावा है कि संचार साथी ऐप के जरिए 22,76,000 से अधिक डिवाइस को सफलतापूर्वक खोजा भी गया है। राजस्थान की नागौर सीट से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने रूस में फंसे भारतीय युवाओं का मुद्दे पर चिंता जताई है। आरएलपी अध्यक्ष बेनीवाल ने मंगलवार 3 दिसंबर को लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। रूस में पढ़ाई या काम के लिए गए भारतीय युवाओं को जबरन युद्ध क्षेत्र में भेजे जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं।
हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में इस मामले को ऐसे समय उठाया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दिन बाद भारत आ रहे हैं। पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। पुतिन 2 दिन के दौरे पर 4 दिसंबर की शाम दिल्ली पहुंचेंगे। अपने दौरे में उनकी प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात होगी। हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि रूस में भारत के 61 युवा फंसे हुए हैं। इनमें राजस्थान के भी 5 युवक शामिल हैं। बेनीवाल ने कहा कि वह सदन के माध्यम से विदेश मंत्री का ध्यान एक अत्यंत गंभीर, मानवीय और संवेदनशील विषय की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के नागरिक स्टडी वीजा और वर्क वीजा पर रूस गए थे, परंतु एजेंटों द्वारा उन्हें धोखे से युद्ध क्षेत्र में भेज दिया, जिसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई और उनके परिजनों ने भी मुझसे मुलाकात की। बेनीवाल ने कहा, प्रभावित परिवारों से प्राप्त विवरणों के अनुसार राजस्थान के मनोज सिंह शेखावत, अजय कुमार, संदीप सुंडा, महावीर प्रसाद, करमचंद तथा अन्य राज्यों के कुल 61 युवक पिछले कई महीनों से रूस यूक्रेन युद्ध में जबरन सैन्य गतिविधियों में लगाए गए हैं और 3 से 4 महीनों से उनका अपने परिवारों से कोई संपर्क नहीं हुआ है। इन परिवारों ने 3 नवंबर और 1 दिसंबर को दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरना देकर अपनी पीड़ा और चिंता सरकार तक पहुंचाई है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को कूटनीतिक स्तर पर उनके साथ चर्चा करनी चाहिए ताकि इन भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। 2 महीने पहले जयपुर के एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गुहार लगाई थी कि उसे किसी तरह वहां से बाहर निकाला जाए। उसने अपने परिवार को संदेश भेजकर बताया था कि उसे जबरन रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया है और अब बॉर्डर पर लड़ाई के लिए भेजा जा रहा है। उसने बताया कि रूस पहुंचने के बाद उसके सारे दस्तावेज वहां के एजेंटों ने अपने पास रख लिए। इससे पहले बीकानेर के भी कुछ युवकों ने वीडियो कॉल के जरिए कहा था कि उन्हें बंकरों में रखा गया है, जहां उन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिलता और बार बार गोलाबारी व ड्रोन हमलों का खतरा रहता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 की 7 दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने आरपीएससी को कहा है कि वह पहले परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी करें और उसके 30 दिन बाद परीक्षा आयोजित कराएं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने यह आदेश यदुराज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आरपीएससी की ओर से आयोजित पिछली कुछ परीक्षा में पेपर लीक के साथ ही बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोपों के बावजूद आयोग अभी भी अपारदर्शी प्रणाली को आगे बढ़ा रहा है। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता अदालत में पेश हुए। उन्होंने पेश होकर कहा कि अपडेटेड सिलेबस को गत 8 अक्टूबर को अपलोड किया गया था, लेकिन उसे जारी करने की तारीख 26 मार्च 2025 ही थी। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने दिसंबर 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसका गत मार्च माह में सिलेबस जारी किया गया। वहीं बाद में सरकार ने नियमों में संशोधन कर न्यूनतम 40% अंक का प्रावधान कर दिया और दिसंबर माह वाली भर्ती को रद्द कर दी। याचिका में कहा गया कि आयोग ने गत 18 सितंबर को नई भर्ती निकालकर यथासमय सिलेबस जारी करने की बात कही। इसके बावजूद आयोग ने अभी तक अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं किया, जबकि 7 दिसंबर से भर्ती परीक्षा आरंभ हो रही है। ऐसे में अभ्यर्थी इतने कम दिनों में परीक्षा की तैयारी कैसे कर पाएंगे? याचिका में कहा गया कि आयोग ने पूर्व की कई भर्तियों में भी परीक्षा की तैयारी के लिए समय बढ़ाया है। ऐसे में इस भर्ती की परीक्षा को स्थगित किया जाए और सिलेबस भी जारी किया जाए। वहीं आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि दिसंबर 2024 की भर्ती के बाद सिलेबस जारी किया गया था। नई भर्ती में उसी सिलेबस को रखा गया है। ऐसे में नई भर्ती निकालने के बाद पुराने सिलेबस को अपलोड किया गया है। अभ्यर्थियों को किसी तरह का भ्रम न हो, इसलिए उसे जारी करने की तारीख पुरानी वाली ही है। चुनौतियों और विपक्षी कांग्रेस की रणनीति पर बातचीत हुई है। साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने, आगामी स्थानीय चुनावों की तैयारियों और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने पर चर्चा की गई। सबसे महत्वपूर्ण, राज्य में लंबे समय से चल रही मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच यह मुलाकात होना इस अटकल को और बल देता है कि जल्द ही सीएम भजनलाल शर्मा अपनी टीम में विस्तार या बदलाव कर सकते हैं।
संगठन के अनुभवी व्यक्ति के साथ सीएम की यह बैठक यह संकेत देती है कि पार्टी आलाकमान राज्य की संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक स्थिरता को लेकर काफी गंभीर है। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने कल ही पीएम मोदी से दिल्ली जाकर मुलाकात की है। आज वे दोपहर 3 बजे कैबिनेट बैठक भी करने वाले हैं। 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाई गई है। ऐसे समय में हुई इस मुलाकात के राजनीतिक पंडित कई मायने निकाल रहे हैं। राजस्थान के सियासी गलियारों में इस समय आज होने वाली कैबिनेट बैठक की ही चर्चाएं हो रही हैं।